हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 31 एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में दुल्हन के डैड को पता चल जाता है कि दुल्हन उनकी अपनी बेटी है। ये सब जानकर उनको बहुत ही खुशी मिलती है, लेकिन जैसे ही दुल्हन के डैड उससे उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं तो दुल्हन को बताती है कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। दुल्हन की बातें सुनकर उसके डैड को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लग जाते हैं और उसके बाद वो दुल्हन से और उसकी मॉम से माफी मांगते हैं। दूसरी तरफ ली दो मिया के हॉस्पिटल के चार्जेस भर देता है, तभी वहाँ पर ओयांग भी आ जाता है। ओयांग जब उन दोनों को साथ में देखता है तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है। मिया लीदो से कहती है कि कुछ टाइम बाद वो उसे उसके पैसे वापस लौटा देगी। लीदो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें ये फॉर्मेलिटी निभाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है और वैसे भी मुझे मेरे पैसे वापस नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। लीदो की ये बातें सुनकर मिया उसे बोलती है कि थैंक यू सो मच, अगर आज यहाँ पर आप नहीं होते तो मैं क्या करती। बट मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आपने ओयांग को देखा? आपको उसके बारे में कुछ भी पता है? मुझे पता है कि वो मुझे इस तरीके से इस हालत पे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता है। कुछ तो बहुत बड़ी वजह है जिससे वो मुझसे दूर हो रखा है। मुझे उसके सामने जाकर पूछना है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो लीतो उसे बोलता है कि मुझे फिलहाल ओयांग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट मुझे जैसे ही पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। कुछ ही देर में ओयांग मिया के घर पे जाता है और उससे बोलता है कि मिया को तुमने बताया कि हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है? तो सियू से बोलती है कि हाँ मैंने ही उसे बताया, बट तुम्हारे पापा ने मुझे उससे ही कहने के लिए कहा था। ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहते हो? तो सियू से बोलती है कि वैसे मुझे जानना है कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है, तभी मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं रहना है। फिर ओयांग कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें ये सारी बातें नहीं बता सकता हूँ। तो सियू से बोलती है कि कोई बात नहीं, बट मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम मुझसे सच्ची में प्यार करते हो या तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें फोर्स किया है मुझसे शादी करने के लिए? इससे पहले कि सियू की बातों का जवाब ओयांग दे सके उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। थोड़े ही देर में डॉक्टर सियू को बताता है कि ओयांग की तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस इसने ठीक से खाना नहीं खाया कुछ दिनों से, इसलिए बेहोश हो गया है। कुछ ही देर में ओयांग को होश आता है और वो सियू से बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो सियू से बोलती है कि तुम मेरे घर पे हो। एक्चुअली मैं तुमने कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था और बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे थे जिसके कारण आज तुम बेहोश हो गए। मुझे ये तो नहीं पता है कि तुम किस चीज की टेंशन ले रहे थे, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी। और तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ या नहीं बनना चाहती हूँ, तो मेरा आंसर ये है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। और ऐसे ही कहकर सियू उससे गले लगा देती है। दूसरी तरफ मिया ये सोच रही होती है कि जब वो फ्रांस से चाइना आई थी तो उसने कभी भी नहीं सोचा था कि चाइना आकर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो देगी। और जिन दो इंसान यानी उसके पापा और चैन से को वो इतना ज्यादा प्यार करती थी, उसके सबसे टफेस्ट टाइम में वो ही उसके साथ नहीं रहेंगे। थोड़ी ही देर में मिया अकेली बैठी होती है, तभी उसके सामने वे आती है और उससे बोलती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक तो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से जैसे ही तुम ओयांग के डैड से बात करने के लिए गई तभी तुम्हारे डैड छत से नीचे गिर गए। तुम्हारी आंटी ने तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया और जिस लड़की को तुम इतना ज्यादा ट्रस्ट करती थी और उसे इतना अच्छा मानते, उसने तुमसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीन दिया। यही नहीं, जिस ओयांग पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था और वो भी तुमसे कहता था कि वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, आज जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो रखा है। ये सब सुनकर मिया भी से बोलती है कि मुझे पता है कि ओयांग बेवजह गायब नहीं हो सकता है, वो किसी प्रॉब्लम में होगा तभी वो इस टाइम पर मेरे साथ नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि जैसे वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ देगा वो मेरे पास आ जाएगा। मुझे ओयांग पर पूरा भरोसा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ लीदो की मॉम उससे बोलती है कि मिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझे तो वो बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। यही टाइम है कि तुम मिया की हेल्प करके उसके दिल में अपनी जगह बना सकते हो, इसीलिए तुम्हें उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये सब सुनकर लीदो अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, मिया सिर्फ मेरी दोस्त है, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है और मिया ओयांग को पसंद करती है, इसलिए मैं उसका बॉयफ्रेंड कभी नहीं बन सकता हूँ। लीदो की बातें सुनने के बाद भी उसकी मॉम उसकी बातें नहीं मानती है और उससे कहती है कि उसको अब मिया को ही अपनी बहू बनाना है क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। अपनी मॉम की इतनी रिक्वेस्ट सुनने के बाद लीदो उनसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता है और उनसे कहता है कि ठीक है जैसा आप कह रही हैं वैसे ही होगा। दूसरी तरफ मिया ओयांग को याद करते हुए वे के सामने रोने लग जाती है और वे से बोलती है कि ओयांग किसी मुसीबत पे तो नहीं होगा ना? आई विश कि वो ठीक हो, अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। वो ठीक होगा ना? पहले ही मैं इतनी सारी चीजों से गुजर रही हूँ, अब मैं अपनी लाइफ में और प्रॉब्लम्स नहीं चाहती हूँ। प्लीज ओयांग तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत सारी याद आ रही है। मिया की ये सारी बातें कुछ ही दूर से लीदो भी सुन रहा होता है और उसको मिया के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। थोड़ी ही देर में उसको ओयांग का कॉल आता है और ओयांग लीदो को मिलने के लिए बुलाता है। थोड़ी ही देर में जैसे ही लीदो ओयांग से मिलने के लिए जाता है तो सबसे पहले तो वो ओयांग को थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि ये थप्पड़ मिया की तरफ से। तुमको अंदाजा भी है कि इस टाइम पे मिया के साथ क्या क्या हो रहा है? तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे? वो बेचारी तुम्हें याद करते हुए अभी तक रो रही है, लेकिन तुम्हें तो उसकी कुछ फिक्र है ही नहीं। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम उसकी हमेशा केयर करोगे, उसका साथ दोगे।
तो उसे आज तुम्हारे साथ की जरूरत है, तो तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? जिस दिन वो तुम्हारे पापा से मिलने के लिए आए, उसके बाद उसके पापा छत से नीचे गिर गए। फिर उसकी आंटी ने उससे उसका घर भी छीन लिया। यहाँ तक सीयू ने उससे ये कहा कि तुमने उसके साथ एंगेजमेंट कर ली है। अब मिया के पास कुछ भी नहीं है, ना तुम, ना उसका घर और ना ही उसके पापा। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि किस तरीके से मैं उसे संभाल रहा हूँ? आखिरकार तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे? जवाब दो मुझे। और उसके बाद लीदो उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरे सवालों का जवाब नहीं देना है तो अंदर जाओ और मिया के सवालों का जवाब दो। लीदो की बातें सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता और मिया से नहीं मिल सकता हूँ, बट मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज अब मेरे बदले तुम मिया के बॉयफ्रेंड बन जाओ और उसका ख्याल रखो, क्योंकि तुमसे बेहतर लड़का उसको कहीं भी नहीं मिल सकता है। ये सारी बातें सुनकर लीदो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ओयांग से बोलता है कि तुम मिया को समझते क्या हो? क्या वो तुम्हारे लिए कोई खिलौना है? जब तुम्हारा मन करेगा तुम मुझसे खेलोगे और जब तुम्हारा मन करेगा तुम उसे फेंक दोगे। ओयांग, तुम बचपन से ही कामचोर थे, ये मुझे पता था, लेकिन तुम इतने ज्यादा बदतमीज हो कि ये मुझे आज पता चल रहा है। क्यों तुम मिया से इतना दूर भाग रहे हो? आखिरकार तुम उसे इग्नोर क्यों मार रहे हो? जल्दी से मुझे बताओ, रीजन दो। और इसी तरीके से लीदो उससे बार बार यही क्वेश्चन पूछने लग जाता है। लीदो की ये सारी बातें सुनने के बाद ओयांग बिल्कुल परेशान हो जाता है और लीदो से कहता है कि मैं मिया के साथ रिलेशन में इसलिए नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी बहन है। मैं मानता हूँ कि मैं मिया से अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना प्यार मैं उससे पहले करता था, लेकिन ये सारी बातें बताने की मुझ पे हिम्मत नहीं है। वो पहले से इतना ज्यादा परेशान है, अगर उसे इन सारी बातों के बारे में पता चलेगा तो वो अंदर से टूट जाएगी। इसीलिए मैंने सोचा कि बेहतर यही होगा कि मैं उससे दूर ही रहूं। दूसरी तरफ लीदो के घर वाले मिया को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं और लीदो की मॉम मिया को थैंक यू बोलती है और उससे कहती है कि अगर वो नहीं होती तो वे इतनी अच्छी लड़की कभी भी नहीं बन पाती। फिर वो मिया से कहती है कि सच में मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, तुमने बैंकॉक में मेरी बेटी की जान बचाई थी, तभी से मैं समझ गई थी कि तुम सच में एक बहुत ही दिलदार लड़की हो। ये सब सुनकर मिया उनसे बोलती है कि मैंने मिया की जान इसलिए बचाई क्योंकि वो मेरा फर्ज था, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। थोड़े ही देर बाद लीदो के डैड मिया से कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब सुनकर हमें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। हम तुम्हारे ज्यादा हेल्प तो नहीं कर सकते, बस तुमसे यही कह सकते हैं कि जब तक तुम्हारा मन करेगा तुम हमारे घर पे रह सकती हो। आखिरकार तुमने हमारी बेटी को बचाकर हम पे इतना ज्यादा बड़ा एहसान जो कर रखा है। तो जब वो इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर लीदो आ जाता है और लीदो मिया से कहता है कि मुझे ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ेगा। तुम आराम से खाना खा लो और अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे कॉल कर देना। और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। लीदो के जाने के बाद उसके दादाजी बोलते हैं कि लीदो ने अपनी वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही चला गया। लीदो की दादाजी की बात सुनकर वो सभी हंसने लग जाते हैं। फिर उसके बाद लीदो के डैड मिया से कहते हैं कि तुम दादाजी की बातों का बुरा मत मानना, इनकी आदत है इस तरीके से मजाक कर। जब वो इसी तरीके से हंसी मजाक कर रहे होते हैं तभी मिया को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। मिया लीदो की फैमिली वालों को ये सब बताती है तो लीदो की फैमिली वाले भी उसके साथ हॉस्पिटल में आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में मिया लीदो के मॉम डैड से कहती है कि आप उतनी देर से यहाँ पर खड़े हो रखिए, इसलिए आप घर पे जाकर रेस्ट कर लीजिए, मैं यहाँ पर हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वैसे भी आप मेरी इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, मेरे लिए इतना काफी है। तो लीदो के मॉम डैड उससे बोलते हैं कि तुम अभी छोटी हो, इस तरीके से तुम अकेला सब कुछ कैसे संभालोगी, हम दोनों तुम्हारे साथ यहीं पर ही रहेंगे। तो ये सारी बातें सुनकर वे उनसे बोलती है कि मॉम डैड आप टेंशन मत लीजिए, मिया के साथ मैं यहाँ पर रहूंगी, आप घर पे जाकर आराम कर लीजिए और अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको कॉल करके बता देंगे। वे की बातें सुनकर उसके मॉम डैड उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ पर से चले जाते हैं। कुछ ही देर में लीदो उस गुंडे के पास जाता है जिसके पैसे मिया के डैड ने देने थे। उसके बाद वो उस गुंडे से बोलता है कि आपको तो पता ही है कि मिया के डैड की तबीयत इस टाइम पे खराब है और वो हॉस्पिटल में है, इसलिए वो आपके पैसे नहीं दे सकते। मैं जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी वैसे ही वो आपके पैसे वापस दे देंगे और उसमें से आधे पैसे वो आपको देंगे और आधे पैसे उनकी बहन जो कि आपके सामने बैठी है उनके बदले के पैसे मैं आपको दे दूंगा, बाकी बचे हुए पैसे आपको इनसे ही लेने पड़ेंगे। और अगर ये टाइम पर आपको आपके पैसे वापस नहीं देंगे तो आप इन्हें किडनैप कर सकते हैं। किडनैप तो क्या, आप इनके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। लीदो की ये सारी बातें सुनकर मिया की आंटी को गुस्सा आता है और वो लीदो से बोलती है कि तुम किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हो, तुमने मिया और मिया के डैड को तो बचा लिया, अब मुझे कौन बचाएगा। ये सब सुनकर लीदो उनसे बोलता है कि आपकी वजह से मिया और उसके डैड इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे और तो और ऊपर से जब आपको घर बेचकर मिया की हेल्प करनी चाहिए तब आपने उससे ही उसका घर छीन लिया और अब आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी। लीदो की ये सारी बातें सुनने के बाद मिया की आंटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लीदो को डांट कर वहाँ पर से चली जाती है। मिया की आंटी के जाने के बाद लीदो उस गुंडे से कहता है कि मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा, बट अब आप मिया और उसके परिवार वालों को परेशान मत करना। मैंने उस लेडी के सामने आपसे ये सब इसलिए कहा था ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके और वो आगे से ये गलती ना दोहराए। और ऐसे ही कहकर वो उस गुंडे को पैसे देता है, बट वो गुंडा उससे पैसे नहीं लेता है और लीदो से बोलता है कि मैंने आज तक बहुत ही अमीर इंसान देखे लेकिन तुम्हारे जितना बड़ा दिलदार मैंने कहीं नहीं देखा है। मैं तुम्हारी ऑनेस्टी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ, इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ और तुम्हें अब मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मिया वे से बोलती है कि मैं अपने डैड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उन्हें इस हालत में देख नहीं सकती हूँ। बचपन में जब मुझे बीमारी हुई थी तो मेरे पापा ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरी बीमारी का इलाज करा सके, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने किसी न किसी तरीके से मेरा इलाज करवा ही दिया।
उन्होंने मेरा इलाज कराने के लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया, बट उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बताया। जब भी वो मेरी तरफ देखते तो वो स्माइल करने लग जाते और उन्होंने अपने पेन का कभी भी मुझे एहसास नहीं होने दिया। आज सेम सिचुएशन मेरे पास है, बट मेरे पास मेरे पापा की जितनी हिम्मत नहीं है जो मैं उनकी इलाज करवा सकूं। बट आई विश कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर उसके सामने आते हैं और उससे बोलते हैं कि उसके पापा की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है, बट उनको पता नहीं है कि कब वो होश में आएंगे। थोड़ी ही देर में मिया अपने डैड के सामने आती है और उनके सामने बैठकर उनसे बोलती है कि डैड, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ कोई नहीं है तो क्या हो गया, मैं हूँ आपके साथ। कुछ ही दूर से उसकी बातें ओयांग सुन रहा होता है और उसको मन करता है कि काश कि वो इस टाइम पर मिया के सामने बैठकर उसका साथ दे सकता। बट उन दोनों की लाइफ में सिचुएशन ही कुछ इस तरीके की आ गई थी कि ओयांग उसके सामने होते हुए भी उसका साथ नहीं दे रहा था। जब मिया इसी तरीके से अपने डैड से बात कर रही होती है तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है और उस लड़के को देखकर वो समझ जाती है कि वो लड़का कोई और नहीं है बल्कि वो लड़का ओयांग है, इसीलिए वो उसका पीछा करती है। बट ओयांग जैसे ही देखता है कि मिया उसके तरफ आ रही है तो वो वहाँ पर से भागकर चला जाता है। कुछ ही देर में मिया ओयांग को आवाज लगाती है तो ओयांग को रुकना ही पड़ता है। उसके बाद मिया ओयांग से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे, तो तुम आज इस तरीके से मेरा साथ क्यों छोड़ रहे हो। ओयांग, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मिया की बातें सुनकर ओयांग अपने दिल पे पत्थर रखकर उससे बोलता है कि मैं तुमसे पसंद नहीं करता हूँ, तुमको पता ही है कि मेरे डैड को कैंसर हो रखा है और वो चाहते हैं कि मैं तुमसे नहीं बल्कि सीयू से शादी करूँ, इसीलिए मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ सीयू से शादी कर। इसलिए अब तुम मेरा पीछा मत करो और मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो सब अब खत्म हो चुका है। ये सारी बातें सुनकर मिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ओयांग पे चिल्लाकर बोलती है कि ओयांग, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम क्या मुझे मजाक समझ रहे हो। उतने दिनों से मैं ये सोच रही थी कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं थे, और जब मैंने तुम्हें अपने आप से अलग होने के लिए कहा था तो तुम ही ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। तुम मुझे आखिरकार समझते क्या हो। मैंने ये सब कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे किसी और लड़की की वजह से छोड़ दोगे, और जिस लड़की की वजह से तुम मुझे धोखा दोगे वो लड़की कोई और नहीं होगी बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी। सच में ओयांग, मैंने तुमसे ज्यादा बुरा लड़का आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि तुम मुझ पे इस तरीके से चिल्लाओ मत, मेरी भी अपनी मजबूरी है, मेरी शादी अब सीयू के साथ पक्की हो गई है और मैं उसी से शादी करूंगा, इसलिए अब तुम मेरा पीछा मत करो और मुझे अकेले छोड़ दो। ऐसे ही कहकर ओयांग वहाँ पर से चला जाता है। दूसरी तरफ ओयांग ने जिस तरीके से मिया से बात की थी ये सारी बातें सोचकर उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। थोड़ी ही देर में वो लीदो को वॉइस मैसेज करके बोलता है कि मिया हॉस्पिटल में अकेले है, इसलिए उसे उसके साथ जाना चाहिए। ऐसा ही कहकर वो रोने लग जाता है। दूसरी तरफ लीदो के लिए भी बहुत ही बड़ा धर्म संकट आ जाता है क्योंकि ओयांग ने उसे बोला था कि वो मिया के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। हालांकि लीदो मिया को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन उसको ये भी पता था कि मिया ओयांग को पसंद करती है और मिया के दिल में लीदो के लिए बस एक दोस्त की फीलिंग है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। थोड़े ही देर में लीदो वहाँ पर आता है तो वे उससे बोलती है कि कब से मैं इससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मिया मेरी किसी भी बात का जवाब दे नहीं रही है, अब आप ही मिया से बात करो कि उसको क्या हो गया है। तो उसके बाद लीदो मिया से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे आंटी से तुम्हारे घर को ले लिया है और अब वो घर तुम्हारा है, इसलिए तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद भी मिया उससे एक शब्द भी नहीं बोलती है। तभी लीदो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ओयांग की वजह से उदास हो ना, उसकी भी कोई मजबूरी होगी इसलिए वो तुमसे बात नहीं कर रहा है। जैसे ही लीदो ओयांग के बारे में बोलता है तो मिया का उसकी बातों पे इंटरेस्ट जागने लग जाता है और वो लीदो से कहती है कि ओयांग को किस तरीके की मजबूरी है, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, मुझे पता है कि वो मेरे साथ कभी भी इस तरीके से छोड़ नहीं सकता है। प्लीज लीदो, अगर तुम्हें उसकी परेशानी के बारे में पता है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ और मैं सच में उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। लीदो को सारी बातें पता थी कि क्यों ओयांग मिया से दूर था, बट लीदो ने ओयांग को प्रॉमिस किया था और उससे कहा था कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। इसीलिए अपने प्रॉमिस को निभाते हुए लीदो मिया से कहता है कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस वो मिया से इतना कहता है कि ओयांग की भी कोई अपनी प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो उसके साथ रिलेशन में आने के लिए मना कर रहा है। दूसरी तरफ ओयांग के डैड दुरन से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें, तुम्हारी मॉम को और मिया को काफी ज्यादा कुछ सफर करना पड़ा, बट अब मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब सुनकर दुरन अपने डैड से बोलती है कि डैड मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो, लेकिन आप मिया को कब बताओगे कि आप उसके भी डैड हो, और कब आप ऑफिशियली अनाउंस करोगे कि हम दोनों आपकी बेटियां हैं। ये सारी बातें सुनकर ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि मैं जल्द ही ये सारी चीजें अनाउंस करूंगा, लेकिन ये सारी चीजें इतनी ईजी नहीं है। तुमको पता है ना कि मिया को जिसने अडॉप्ट किया था वो अभी हॉस्पिटल में, और अगर मिया को इस सारी सच्चाई के बारे में भी पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाएगी, और यही नहीं, इसका असर हमारे सीधे बिजनेस पे पड़ेगा। इसीलिए मैं फिलहाल तो थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूँ, बट उसके बाद मैं सारी चीजें सबको बता दूंगा। दुरन अपने डैड से सहमत होती है और उनसे कहती है कि जब आपको ठीक लगे आप तब बता देना, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ लीदो के घर का हर एक मेंबर मिया से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और उससे कहता है कि मिया को वो जल्द ही उनके घर का सदस्य बना दे। ये सारी बातें सुनकर लीदो उनके सामने तो हाँ बोल देता है, लेकिन उसको तो असली सिचुएशन पता थी कि मिया उससे नहीं बल्कि ओयांग से प्यार करती है। दूसरी तरफ पूरे दिन भर काम कर कर मिया इतना ज्यादा थक जाती है कि वो अपने डैड के सामने सो जाती है।
जब मिया अपने डैड के सामने सो जाती है तभी उसके डैड को ग्लूकोज चढ़ना बंद हो जाता है। जैसे ही सुबह होती है तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और वो उसके डैड को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। अपनी डैड की ये हालत देखकर मिया अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती है और रोने लग जाती है। थोड़े ही देर में लीतो जब हॉस्पिटल जाता है तो वो देखता है कि मिया के डैड उस बेड पे नहीं है जिस बेड पे वो पहले थे। ये सब देखकर उसे बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लग जाती है। तो उसके बाद वो नर्स के पास जाता है और उसके डैड के बारे में पूछता है। तो उसकी डैड उसको बताती है कि मिया के डैड आईसीयू में शिफ्ट हो गए। थोड़े ही देर में जैसे ही लीतो मिया के सामने जाता है तो मिया उसके सामने जोर जोर से रोने लग जाती है और उससे कहती है कि आज मेरी वजह से मेरे डैड इतने बड़े खतरे में आ गए। मेरी ही वजह से आज वो मरने वाले थे। मैं एक बहुत ही गंदी लड़की हूँ। क्यों मैं हमेशा अपनी वजह से अपने डैड को इतनी बड़ी परेशानी में डाल देती हूँ। मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मिया की बातें सुनकर लीतो उससे बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम पूरे दिन भर सोती नहीं हो तो रात को तो तुम्हें नींद आएगी ना, और उसमें तुम्हारी आंख लग गई तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है। इसीलिए तुम प्लीज रो मत। मुझे पता है कि सब कुछ बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। तो मिया उससे बोलती है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, इसमें सारी गलती मेरी है। मैं इतनी बड़ी डम्प लड़की हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।